नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। वक्त हो चला है खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार भेंट की। वह इस दौरान दोनों के बीच सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक जागरूकता और समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। वही देवकीनंदन महाराज ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं में हुए सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि धामी के नेतृत्व में यात्रा अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित हुई है। साथ ही केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को भी सराहा गया। मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वही बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रामनगर दौरा है। प्रशिक्षण महाअभियान 2026 में करेंगे शिरकत। वही अग्रवाल सभा रामनगर में होगा बड़ा आयोजन। हनुमान जयंती पर करेंगे पूजा और अर्चना। छोई स्थित हनुमान धाम में भंडारे में लेंगे भाग। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हनुमान जयंती पर पूजा अर्चना करेंगे। अग्रवाल सभा रामनगर में बड़ा आयोजन किया जाएगा, जहां प्रशिक्षण महाअभियान 2026 में शिरकत करेंगे। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रामनगर दौरा है, जहां हनुमान जयंती के दौरान वो पूजा अर्चना करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी को लेकर छोई स्थित हनुमान धाम में भंडारे में हिस्सा भी लेंगे। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथी। योगेश, क्या कुछ जानकारी आ रही है इस खबर को लेकर? प्रधान, उत्तराखंड के धामी के अगर आज कार्यक्रम की बात करें तो रामनगर के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और प्रशिक्षण महाअभियान में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अग्रवाल सभागार में जिस तरह से ये आयोजन होना है, इसमें वहां शिरकत करने के साथ साथ वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं को बताने का काम करेंगे कि आखिरकार सरकार ने 4 साल में कितने बड़े फैसले लिए हैं, जनता तक वह किस तरह से पहुंचाना है, केंद्र की योजनाओं का व्याख्यान किस तरह से जनता तक पहुंचाना है। यानी कि उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे बूथ लेवल के बूथ अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, उनको जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने क्या कुछ अहम फैसले लिए हैं जो जनता तक पहुंचाने बहुत अहम है। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो है कहीं ना कहीं शामिल होंगे। इसके बाद अगर सीधे तौर पर देखा तो हनुमान जयंती के अवसर पर जो है कार्यक्रम होना है और जिस तरह से स्थित हनुमान धाम में भंडारे का आयोजन हो रहा है, पूजा अर्चना वहां पर जो है उनके द्वारा की जाएगी। इसके बाद जो है अगले कार्यक्रम में जाएंगे, जहाँ डिग्री कॉलेज के मैदान में जो है उनकी जो है एक जनसमूह की बैठक जो है वो निश्चित तौर पर वहां पर प्रस्तावित है, उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री देहरादून लौटेंगे, जहाँ पर शासकीय कार्यों के लिए वह कैंप कार्यालय पर मौजूद रहेंगे। लोगों की मुलाकात भी वहां पर उन्होंने करनी है, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात वहां पर होगी। यानी कि अगर दिन भर के कार्यक्रम की बात करें तो व्यवस्थित कार्यक्रम रहने वाला है, चाहे रामनगर की बात हो, छोई की बात हो या फिर आज जो है देहरादून में कैंप कार्यालय पर कामकाज की बात हो। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां देहरादून पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसएसपी ने चलाई तबादले की एक्सप्रेस। वही कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किए गए तबादले। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निरीक्षण और उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव लागू कर दिया गया है। निरीक्षक नरेश राठौर को थाना प्रेमनगर की जिम्मेदारी सौंपी गई। उप निरीक्षक संजीत कुमार थाना अध्यक्ष बनाए गए। वहीं रायपुर के नए प्रभारी उप निरीक्षक मनोज नोटियाल को बनाया गया। थाना नेहरू कॉलोनी की कमान उप निरीक्षक अर्जुन गुसाई को चौकी बाजार विकासनगर भेजा गया। वही उप निरीक्षक पंकज कुमार को चौकी धर्मावाला की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रशासन का फोकस कानून व्यवस्था को और मजबूत करने पर है। वही आपको बता दें, सभी तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उप निरीक्षक संजीत कुमार बने थाना रायपुर के नए प्रभारी। व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए तबादले किए गए हैं। उप निरीक्षक मनोज नोटियाल को थाना नेहरू कॉलोनी की कमान सौंप दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ बने हुए। योगेश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इन तबादलों को लेकर? देहरादून पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें तबादला एक्सप्रेस चलाकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़े स्तर पर तबादले किए हैं और
चाहे निरीक्षक हो, अपने निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में व्यापक जो है बदलाव देखने को मिला है। निरीक्षक नरेश गौड़ को थाना प्रेमनगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि थाना प्रेमनगर के जो इंचार्ज कुंदन थे उनको जो है पुलिस लाइन भेजा गया है, उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। उप निरीक्षक संजीत कुमार रायपुर के नए प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं उप निरीक्षक मनोज नोटियाल को नारू कॉलोनी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। थाने की उप निरीक्षक अर्जुन गोसाई को चौकी बाजार विकासनगर भेजा गया है। पंकज कुमार को धर्मावाला चौकी इंचार्ज बनाया गया है। इस तरह से अगर देखा जाए प्रेमनगर की बात हो, रायपुर की बात हो, रायपुर की बात हो, विकासनगर की बात हो, अहम क्षेत्र जो है ये वहां पर नई तैनाती की गई है। कोतवाली नगर और रायवाला समेत कई संवेदनशील क्षेत्रों में भी बदलाव किया है, क्योंकि देखिए हाल ही में जिस तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल होते हैं उस दौरान जो है कहीं ना कहीं अहम फैसले लेने थे और इन फैसलों को लेकर के अब जो है कार्य क्षेत्र में बदलाव किए हैं। निश्चित तौर पर इससे जो है कानून व्यवस्था पर फोकस होगा, मजबूत इससे कानून व्यवस्था होगी। योगेश, ए.के. जोशी की हत्या का मामला क्या मुख्यमंत्री तक पहुंचा था? पहले बैठक की जाती है और उसके बाद अब तबादले? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने इसका पूरे मामले का संज्ञान लिया। 2 अधिकारियों को इसमें सस्पेंड भी किया गया। उसके बाद जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि ऑपरेशन प्रहार चलाया जाए, इसमें कामकाज किया जाए। उसमें भी जो है बड़े व्यापक तौर पर जो है कार्रवाई देखने को मिली है। और निश्चित तौर पर अब जिस तरह से उसके बाद जो है तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है, निश्चित तौर पर ये उसी का क्रम में फैसला लिया गया है कि जो पुलिस कर्मी जो है बड़े लंबे समय से इधर उधर थानों में तैनात थे, जिनका समय था कि उनको बदला जाए, वहां से उनको कानून व्यवस्था को सुधार करने के लिए इनको बदलाव करना पड़ा है। जी योगेश, इन तबादलों के बाद क्या पीजी जो है या रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, उन पर नकेल कसी जाएगी? देखिए प्रशांत, लगातार पुलिस का जो काज है वो देखने को मिल रहा है कि रात भर जो है खुद एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक लगातार सड़कों पर उतरकर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इस तरह के उड़न करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। रात भर शराब पीकर उड़न करने वाले हों या जो है ड्रिंक एंड ड्राइव वाले हों, उनको सबको जो है पुलिस की ओर से जो है अब सीधे तौर पर सख्त चेतावनी दी जा रही है या फिर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। उनको थाने ले जाकर जो है मुचल के भिलवाए जा रहे हैं। यानी कि पुलिस पूरी तरह से सजग होती हुई नजर आ रही है और जिस तरह का रुख पुलिस को पहले दिखाना चाहिए था, वो रुख तो पुलिस का अब देखने को मिल रहा है। ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं देहरादून के राजपुर क्षेत्र में हुए चर्चित हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल मॉर्निंग वॉक पर निकले 74 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी की गोली लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 30 मार्च की सुबह स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में सवार दोनों पक्षों के बीच तेज रफ्तार में पीछा किया गया और फायरिंग हुई। इस दौरान सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे मुकेश कुमार जोशी की गोली लगने से हत्या हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वही घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 4 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर और उनके पास से 2 नाजायज असले बरामद कर उनको न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया गया था। पुलिस के द्वारा इसमें जो टीमें लगी हुई थी अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हेतु, उनके द्वारा सफलता प्राप्त की गई है और इस अभियोग में वांछित 3 और अभियुक्तगणों को पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम आदेश गिरी, एक समीर चौधरी और एक मोहित अरोड़ा। इन तीनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बाकी जो शेष अभियुक्तगण हैं उनके लिए हमारी कम से कम 6 या 7 टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं उनकी गिरफ्तारी के, और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वहीं पौड़ी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत उत्साह और उमंग के साथ हुई है। प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट तक जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में प्रवेश उत्सव के तहत छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया और उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। वहीं इस जनपद स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने किया। उन्होंने नन्हे विद्यार्थियों को स्वयं पुस्तकें वितरित करते हुए उनसे आत्मीय संवाद किया और उनके भविष्य को लेकर उत्साहवर्धन किया।
जैसे हमारा 2026-27 का जो एकेडमिक ईयर है वो आज शुरू हुआ है 1 अप्रैल को, और आज ही के दिन यहाँ प्राइमरी स्कूल पौड़ी में सभी बच्चों को पुस्तक वितरण भी की गई और उनका शाला प्रवेशोत्सव भी कराया गया जो नए बच्चे हैं। और सभी बच्चों में बहुत ही उत्साह है आज के दिन को लेकर, और मुझे लगता है ये उत्साह हमेशा पूरे साल भर बरकरार रहे और बच्चे पूरा मन लगा कर पढ़ें। और मुझे लगता है इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो उनको इस प्रकार से प्रेरित भी इस दिशा में अवश्य करते हैं, और बच्चे अपने जो करियर है, अपने भविष्य को लेकर भी यहाँ काफ़ी सजग मुझे लगे, जो कि यहाँ के पूरे जो स्कूल परिवार है उनको पूरा इसका श्रेय जाता है। और एजुकेशन वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मसूरी नगर पालिका को बड़ा झटका देते हुए एमपीजी कॉलेज की भूमि पर बिना वन विभाग की अनुमति के बाज के पेड़ काटने पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए पूछा कि किसकी अनुमति से पेड़ काटे जा रहे थे। साथ ही मसूरी नगर पालिका, राज्य सरकार और वन विभाग को 4 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए। याचिका एमपीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष और पर्यावरण प्रेमी प्रवेश राणा ने दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नगर पालिका ने कॉलेज के हॉस्टल क्षेत्र में खेल मैदान और सड़क बनाने के लिए बिना अनुमति के कई बाज के पेड़ काट दिए हैं, जबकि 1948 के एक्ट के तहत बाज पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग की अनुमति अनिवार्य है। वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कटे पेड़ों की फोटो भी कोर्ट में पेश की। रूप से हमने जो हाईकोर्ट हमारे माननीय उच्च न्यायालय इसमें ये मामला पारित किया था और आज ही उसकी सुनवाई जो कि माननीय उच्च न्यायालय, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कैसे उन्होंने मसूरी नगर पालिका अध्यक्षा और पूरे पैनल जो उनका है उसके मुंह पे तमाचा मारते हुए एक जो ने कथन दिया है कि वहां पर जो एमपीजी कॉलेज की भूमि है उस पर आप कैसे अवैध निर्माण कर सकते हैं, कैसे आपने पेड़ काट दिए। तो निश्चित रूप से ये पूरे मसूरी के युवाओं की जीत है, ये सिर्फ प्रवेश राणा की जीत नहीं, पूरे मसूरी की युवाओं की जीत है। और कैसे माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी एमपीजी कॉलेज की भूमि को, क्योंकि संरक्षित भूमि है, उसको बचाने का काम किया है। और आगे भी मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ कि आगे भी आप हमारा साथ ऐसे देते रहेंगे। माननीय न्यायालय के द्वारा जो ऑर्डर्स आए हैं उससे स्पष्ट है कि झूठ कौन बोल रहा है। पहले भी उनके द्वारा माननीय अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि प्रवेश राणा झूठ बोल रहा है, तो अब तो उच्च न्यायालय जी ने बोल दिया है कि प्रवेश राणा सही और माननीय अध्यक्ष बिल्कुल गलत है। तो ये झूठे आरोप है और न्यायालय ने साफ कह दिया है कि वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते एमपीजी कॉलेज को लेकर, क्योंकि मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि कुछ भी वहाँ पर गलत होता है तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊं। और ये लंबी लड़ाई बहुत चलेगी। एमपीजी कॉलेज को हम एक राजनीतिक अड्डा नहीं बनने देंगे। जैसे कि मैं चुनाव में भी जब खड़ा था मैंने एक बात बोली थी कि बीजेपी का कार्यालय वो बन चुका है और उस कार्यालय को हम हटाने का वहां से काम करेंगे और एमपीजी कॉलेज को एमपीजी कॉलेज बनेंगे। वही खबर मसूरी से है, जहां लंबे समय से उत्तर रेलवे और झड़ीपानी क्षेत्र के भूमिधरों के बीच भूमि सीमांकन को लेकर चल रहे विवाद को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। बीते बुधवार को जिलाधिकारी राहुल आनंद के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं इस दौरान उत्तर रेलवे के अधिकारी और प्रभावित भूमिधर दोनों पक्ष मौजूद रहे। दोनों पक्षों ने एसडीएम के समक्ष अपना अपना पक्ष रखा। वहीं उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने मौके पर राजस्व विभाग की टीम को निर्देश दिए कि भूमि का नाप जोख कर जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार की जाए। काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। जो रेलवे की पुरानी ज़मीन है रजिस्ट्रियों के अनुसार और यहाँ पे जो लोकल विलेजर्स हैं हमारे झड़ीपानी और मकड़ैती और खाला गांव के बीच में विवाद चल रहा था कि बेसिकली डिमार्केशन लाइन की रेलवे की भूमि कहाँ से कहाँ तक है। इसी क्रम में आज दोनों के दस्तावेज देखे गए कि कौन सी रजिस्ट्री और अन्य जो म्यूटेशन है। तो इस क्रम में यही निर्णय लिया गया है कि दोनों का एक बार हम जैसे मिलान करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे केस का विवाद बार बार जिक्र आया है कि 1940 में कोई फैसला हुआ अधिकारी का नहीं, बिल्कुल जैसे कि रेलवे प्रताड़ित नहीं, रेलवे भी अपनी ज़मीन क्लेम करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे रेलवे को उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पे वो रेलवे नोटिस दे रही है। अभी फ़िलहाल यही हिदायत दी गई है कि जब तक हम अभी फैसला नहीं कर लेते हैं, राजस्व की टीम जो है पूरी वो नाप नहीं लेती, तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। बात वही उठी है कि जो 1940 में रेलवे का और भूमिधरों का विवाद पहले से तय हो चुका है और उसके आधार पर राजस्व विभाग के नक्शे में सीमा तरमीम होकर के उसमें निश्चित की जा चुकी है। उसके आधार पर जमीन नाप ली जाए, उस पर किसी को कोई विवाद नहीं है। एसडीएम साहब ने भी यही कहा है कि हम उसी नक्शे के आधार पर पहले सीमा तय करेंगे और उसके बाद इनकी पूरी जमीन नापेंगे। रूप से तो ये तय हो गया कि जो इन्होंने नोटिस दिए थे वो इलीगल हैं और पिछली डिमार्केशन में बात साबित हो चुकी थी कि वो इनके द्वारा दिए गए नोटिस जो है वो रेलवे सीमा से बाहर के भूमिधरों की लैंड के ज़मीन है जिस पे जो इन्होंने इलीगल नोटिस दिए गए थे। ये तो पहले जो पूर्व में अभी 1 हफ्ता पहले सीमांकन हुआ था उसमें तय हो चुका है।
वह हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने आरटीओ विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां 50 से 60 ई रिक्शाओं को सत्यापन न होने के कारण सीज किया गया। आरटीओ निखिल शर्मा ने बताया कि करीब 2.5 महीने पहले सभी रिक्शा चालकों और मालिकों को नोटिस जारी कर सत्यापन के निर्देश दिए गए थे। वहीं जनपद में लगभग 12,000 ई रिक्शा हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 1500 का ही सत्यापन हो पाया है, जबकि बड़ी संख्या में वाहन अभी भी बिना सत्यापन के चल रहे हैं। वहीं कर्णप्रयाग में चमोली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गोचर क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बीते दिनों एक बंद घर का ताला तोड़कर जेवरात, मोबाइल और घड़ी चोरी की थी। एसपी चमोली सुरक्षित सिंह पवार ने कर्णप्रयाग कोतवाली में मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया 24 वर्षीय आरोपी नंदानगर के कुंभजुग गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से चोरी के जेवरात और मोबाइल बरामद किए। वहीं आरोपी ने चोरी के कुछ जेवरात बेचकर एक बाइक भी खरीदी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। इसमें अनावश्यक किसी को बुक ना किया जाए कि कोई हमने सीसीटीवी सर्विलांस पे प्रयोग किया, जो हमारी मैनुअल हमारी पुलिस टीमों ने टेक्निकल सर्विलांस, सीसीटीवी का सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और जो मैनुअल मुखबिरी होती है चेकिंग, सभी चीज़ों पे काम किया। गोचर बैरियर के पास चेकिंग में हम लोगों को एक मुलजिम पकड़ा गया है, रोहित कुमार करके। ये घाट क्षेत्र का रहने वाला है, नंदानगर घाट थाना क्षेत्र के ग्राम सुंग का, और उसके कब्जे से काफ़ी मात्रा में चोरी गई ज्वेलरी, एक मोबाइल फ़ोन रेडमी कंपनी का और एक बाइक, जो कि उसने कुछ ज्वेलरी हरिद्वार में किसी व्यक्ति को बेची थी। उससे जो पैसा प्राप्त हुआ था 60,000 रुपये वहाँ से, तो उस कीमत से इसने एक बाइक खरीदी थी। ये सभी चीज़ें बरामद हुई हैं। टोटल जो सामान बरामद हुआ लगभग 6 लाख रुपए के आसपास का टोटल सामान बरामद हुआ है। वहीं उत्तराखंड अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के चलते देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ कल कल बहती नदियों और पहाड़ों की गूंज हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वहीं इस राज्य का पौराणिक इतिहास अपने आप में कई कहानियों से जुड़ा है। उन्हीं में से एक है बागेश्वर का वैजनाथ मंदिर, जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि कुमाऊं की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ की पवित्र नदियाँ, पर्वत और प्राचीन मंदिर इस पहचान को और भी मजबूती देते हैं। इन्हीं में से एक बागेश्वर जनपद का बैजनाथ मंदिर है। ये मंदिर अपनी स्थापत्य कला, धार्मिक आस्था, रहस्यमय इतिहास के कारण विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि कुमाऊं का ऐसा एकमात्र मंदिर है जिसका निर्माण सिर्फ एक रात में किया गया था। यही कारण है कि ये मंदिर आज भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में स्थित बैजनाथ धाम लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ हर साल श्रद्धालुओं के साथ देश विदेश से पर्यटक बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। कौसानी से इसकी दूरी महज 18 किलोमीटर है। बैजनाथ गरुड़ गंगा और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है। बैजनाथ का पौराणिक नाम बैद्यनाथ बताया जाता है। मंदिर को अब कृत्रिम झील ने 4 चांद लगा दिए हैं। बागेश्वर जिले का बैजनाथ मंदिर भारत के उन चुनिंदा 4 मंदिरों में से एक है जहां भगवान शिव और माता पार्वती के एक साथ दर्शन होते हैं। यहाँ एक विशेष बात यह है कि माता पार्वती की प्रतिमा 26 छोटी छोटी मूर्तियों से बनी है, जो मन मोह लेती है। मंदिर परिसर में एक अलग ही ऊर्जा है, एक ऐसा सन्नाटा जो शांति और सुकून देता है। और खास बात यह है कि यहाँ कैमरा और मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं है, यानी यहाँ के दर्शन केवल साक्षात हो सकते हैं, ऑनलाइन नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने एक रात में किया था। इस स्थान को पहले कार्तिकेयपुर कहा जाता था, जिसे
कत्यूरी राजा नरसिंह देव ने अपनी राजधानी बनाया था। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक यहाँ कत्यूरी वंश का शासन रहा और उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया। इतिहासकार मानते हैं कि कत्यूरी वंश के शासक अयोध्या के सूर्यवंशी वंशज थे। कत्यूरी वंशज के पतन के बाद चंद राजवंश ने इस मंदिर की देखरेख शुरू की और इसकी विरासत को आगे बढ़ाया। कत्यूरी स्थापत्य शैली में बना ये मंदिर पत्थरों को काटकर तैयार किया गया है। मुख्य मंदिर में भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हैं और उनके साथ माता पार्वती की अलौकिक प्रतिमा है। मंदिर परिसर में 17 सहायक मंदिर भी हैं, जिनमें केदारेश्वर, लक्ष्मी नारायण और ब्राह्मणी देवी की मूर्तियां स्थापित हैं। समुद्री तल से इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 1300 मीटर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव और पार्वती विवाह के बाद एक रात के लिए इस स्थान पर ठहरे थे। उसी समय यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था। 1200 साल पुराना मंदिर है। जब शंकर भगवान जब शादी करके कैलाश को जा रहे थे तो एक रात यहाँ विश्राम किया उन्होंने। एक रात के बने हुए मंदिर है इधर शंकर पार्वती जी का जो जोड़ा है इस जगह, एक रात के बने हुए मंदिर है। 18 मंदिरों का समूह। साल 2007 और 2008 में इस मंदिर के पास एक कृत्रिम झील बनाने की योजना बनी थी, जिसका उद्घाटन 14 जनवरी 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया था। इस झील में रंग बिरंगी मछलियों की भरमार है और ये स्थान और भी मनमोहक लगता है। इसके पास ही टीट बाजार है, जो गरुड़ क्षेत्र का सबसे पुराना मार्केट है। वहीं बैजनाथ से करीब 3 किलोमीटर दूर कोट भामरी देवी मंदिर है, जो कभी कत्यूरी राजाओं का किला हुआ करता था। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको बागेश्वर आना पड़ेगा। वहीं अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो हेली सेवा भी मेला डुगरी मैदान से उपलब्ध है। बागेश्वर जिला मुख्यालय से बैजनाथ मंदिर की दूरी करीब 15 किलोमीटर और कौसानी से 16 किलोमीटर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। वही फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।